हाँ, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत लो टू जीडीपी टैक्स रेशियो है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, वो अराउंड 9.6% है हमारी 2020 में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टैक्स का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि टैक्स जो है वो सबसे पहले दो तरह के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो कि सेल्स टैक्स, जीएसटी जिसे कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी, और उसमें और कौन कौन से हैं यार, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट में नहीं आता। खैर, वो 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 टैक्स जो कि हर एक गरीब अमीर को देना पड़ता है, जो जो कि सेल्स टैक्स है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो वो आपको गवर्नमेंट खुद कलेक्ट कर रही होगी, डायरेक्ट उसके अकाउंट में चला जाएगा। वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, वो 17 सर, जीएसटी। जो बिल्स के ऊपर जो हमारे टैक्स लग के आते हैं वो भी इनडायरेक्ट होते हैं? कौन से? जो बिल आते हैं हमारे बिजली के या टेलीफोन का कोई भी बिल है, उसके ऊपर टैक्स होता है, वो भी इनडायरेक्ट होता है? वो भी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है आपके इनकम पे है। इनकम का मतलब टैक्स पे क्या मतलब है कि अगर आप जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना, इसे टैक्स बार्स कहते हैं, टैक्स बार्स। कि अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे होंगे, 5 लाख से ज़्यादा, तो आपकी परसेंटेज जो होगी वो 2%, फॉर एग्जांपल आप पे टैक्स लगेगा। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे होंगे तो 5% लगेगा। इस तरह करके वो टैक्स बार्स होती हैं, जो आपकी इनकम लेवल पे आप पे डिपेंड करता है, तो उसे वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो अब जो डायरेक्ट टैक्स जो देते हैं वो 2 साल पहले तक 1 मिलियन था, अभी 2020 में जो है वो 2.7 मिलियन पहुँचा। 2.7 मिलियन लोग 116 मिलियन पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन में से दे रहे हैं। 2.7 मिलियन, जो कि 116 मिलियन जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से सिर्फ 2.7 मिलियन जो है वो इनकम टैक्स लोग दे रहे होते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट तो करी। अच्छा, इसकी परसेंटेज ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो टोटल टैक्सेशन का अराउंड 55% है। 55% जो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ आते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, और अराउंड 45% जो हैं वो डायरेक्ट तरीके से आते हैं। तो जनरली जो है वो जितना ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स होगा गवर्नमेंट के लिए, या जो छोटी जो हमारा कम गरीब तबका है, पुअर लोग हैं, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से होता है। तो जितना ज़्यादा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जितनी ज़्यादा चीज़ों पे लगाएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो उसका उस पर जो है वो, जैसा कि एग्जांपल दी, बिलों पे जो टैक्स आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स हर एक पे लगेगा। जीएसटी जो है वो कोई भी आटा, चीनी, दाल कुछ भी खरीदेगा उस पर लगेगा टैक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर गरीब अमीर पे इफेक्ट पड़ रही होती हैं। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना पुअर इफेक्ट होता है इससे। और डायरेक्ट टैक्स जो है, चूँकि उससे जो है वो वेल्दी अमीर लोग जो है वो उससे इफ़ेक्ट होते हैं, तो अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे कलेक्ट करना पड़ेंगे इनडायरेक्ट तरीके से, और उससे क्या होगा, गरीबों में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो हमें डायरेक्ट टैक्सिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। फिर एक और, तो आपको वैसे टाइम कम है हमारे पास। टैक्स जो है ना वो डिवाइडेड है, कुछ प्रोविंस कलेक्ट करते हैं और कुछ जो है वो सेंटर कलेक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर इसे कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जो जीएसटी ऑन गुड्स है वो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करनी है। कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने कलेक्ट करनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने।
जो सेल्स टैक्स जीएसटी ऑन सर्विसेज होता है वो प्रोविंसेस में कलेक्ट करना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो प्रोविंसेस में कलेक्ट करना। जो क्या है वो एग्रीकल्चर टैक्स नहीं होता, उसे कहते हैं कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, वो प्रोविंसेस में कलेक्ट करना होता है। उसके अलावा कुछ और भी होंगे जो कि मेरे माइंड से स्किप हो रहे हैं, आप इनको ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, इस तरह से फिर हमारा वो भी डिवाइडेड है। ये सारा जो है वो कौन सा कर रहा होगा कलेक्ट, तो एफबीआर कर रही होगी। और यहाँ पे जो है वो कौन कर रहा होगा, वो क्या उसे कहते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, टैक्सेशन। उसके अलावा यहाँ पे प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पीबीआर शायद उसे कहते हैं। ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसे क्या कहते हैं। वो कलेक्ट कर रहे होते हैं जी। और इस तरह से कौन 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 प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी, पीआरए उसे कहते हैं, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी। इस तरह करके जो है वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ भी हैं, फेडरल अथॉरिटीज़ भी हैं। और हमारे टैक्स का जो एक बड़ा मसला है तो ये कि इनके ऊपर कोई एक गवर्निंग बॉडी नहीं है जो इन सब के मसाइल को कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए कोई सेंट्रल प्रोविंस का रिलेशन जो है वो बड़ा एक 18th अमेंडमेंट के बाद अजीब ना कहो, लेकिन एक फ्रेगमेंटेड सा है। तो इस वजह से जो है कोई एक स्पेसिफिक जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है जो इन सबको सारे टैक्स। फिर जो है हमने बात की टैक्स सिस्टम में, हमने मैं थोड़ा सा सिचुएशनल एनालिसिस बताया। अब क्यों लोग कम टैक्स देते हैं उसकी रीज़न बात कर लेते हैं। रीजंस फॉर लो टैक्स कलेक्शन। सबसे पहले तो लार्ज शेयर ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। आपको मैंने बताया कि जब इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास कोई जो है वो नहीं, आप जो भी ट्रांसैक्शंस कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो उस पर टैक्स भी नहीं कलेक्ट कर सकेगी। और हमारी इकोनॉमी का जो है वो अराउंड 35% जो है, मैंने आपको बताया 1/3 ऑफ कंट्रीज़, 1/3, और 35% जो है वो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है। और इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी टैक्स कलेक्शन का जो पोटेंशियल है वो गवर्नमेंट उसको उनको टैक्स नहीं कर पाती है। फिर उसके अलावा दूसरा मसला ये कि लैक ऑफ ट्रस्ट है इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। जाग रहे हैं सारे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो गया, सोना जाना, मैं तो परेशान हो गया था। खैर, जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पेयर होता है उसे ये यकीन नहीं होता कि उसका जो पैसा है वो ठीक जगह लगेगा या लग भी सकेगा या नहीं लग सकेगा। तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, ये बड़ी एक रीज़न है कि लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स की इवेजन करते हैं। उसके अलावा करप्शन और इनकम्पिटेंस है टैक्स सर डिपार्टमेंट में। इनफॉर्मल इकोनॉमी हम एंड पे बात इसका कोई करेंगे क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेड हम एंड पे बात करेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, आप लिखते जाएं साथ ओके साथ। सर। करप्शन एंड कॉम्पिटेंस इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, हम जो टैक्स कलेक्ट कर रही होती है, जनरली क्या होता है कि एक तो करप्शन का बहुत बड़ा इशू है कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को देने की बजाय कोशिश करते हैं कि उससे कम पैसों पे आपस में ही सेटलमेंट हो जाए। दूसरा जो इनकम्पिटेंस होती है कि जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ये जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे ज़्यादा जो
और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने टैक्स देना होता है, तो वो उनको टैक्स इवेड कर लेते हैं। लूप होल्स को जो है वो उसको क्या कहते हैं कि लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। फिर जो है वो मैंने आपको एक उधर पॉइंट बताया था कि हमारा सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज जो है टैक्स सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन प्रोविंसेस एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको 18th अमेंडमेंट में भी मैं दोबारा से समझाऊंगा कि अब मसला क्या है। मसला ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन प्रोविंसेस और फेडरल प्रोविंसेस एंड सेंटर, उनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशन है कि जो भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे होंगे, फेडरल कलेक्शन होगी, उनको डिवाइड किया गया है कि 57.5% जो है वो 57 है, ये 57.5%, 32.5 रह गया पीछे, नहीं 42.5, ये जो है वो सेंटर के पास रहेगा जो वो अपने अखराजात पूरे करेंगे, और ये सारे जो होंगे वो ये प्रोविंसेस के पास चला जाएगा। NFC अवार्ड के मुताबिक इसे NFC कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब सूबों को पता है कि वो टैक्स कलेक्ट करें या ना करें, वो जो मर्ज़ी वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, कुछ भी ना कलेक्ट करें, फिर भी जो फेडरल गवर्नमेंट ने जितने पैसे कलेक्ट करने हैं उनमें से अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास 100 रुपया है तो उसमें से 57.5 उसने सूबों को देना ही देना है। तो उनके पास अपनी कलेक्शन के लिए जो इंसेंटिव्स हैं कि अपनी जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, प्रोविंशियल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, उसके लिए उनके पास इंसेंटिव कम बचता है कि जब उनके पास पैसे आने ही आने हैं तो उनको जो उनका अपना टैक्स है जो कि उन्होंने आपको बताया GST सर्विसेज पे कलेक्ट करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स करना है, इनकम टैक्स उन्होंने कलेक्ट करना है, और इस तरह करके ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो उतनी उनकी रिगरस एफर्ट नहीं होगी क्योंकि उनके अखराजात जो हैं वो पहले ही पूरे हो रहे होंगे। तो इस तरह करके जो है वो हमारा जो टैक्स सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन प्रोविंसेस और सेंटर है, वो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी जो रेवेन्यू की मोबिलाइजेशन है या ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की तरफ एफर्ट है उसको प्रोविंसेस को उसको डिस्करेज करता है। दूसरी बात ये है कि जब सिर्फ प्रोविंसेस को नहीं, फेडरल को भी, सेंटर को भी कैसे करता है कि जब उसे पता होगा कि वो जितना मर्जी ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर ले, सेंटर उसमें से 60% जो है वो सूबों ने ले जाना है, सूबों के पास चला जाना है प्रोविंसेस, तो उसके पास भी जो है हम इस पर डिटेल में डिबेट करेंगे इसके 18th अमेंडमेंट के फ़ायदे और नुकसान पे, लेकिन यहाँ पे ये एक पॉइंट समझाना आपको ज़रूरी था। फिर जो है वो सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया। नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC इसे कहते हैं, उसके मुताबिक जो है फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, जो कि GST है, जो कि कस्टम्स है, जो कि ड्यूटीज़ है, एक्साइज ड्यूटी है, वो सारों का अगर वो गवर्नमेंट 100 कलेक्ट कर रही है तो उसके मुताबिक NFC अवार्ड्स के मुताबिक उसमें से 57.5 रुपये जो होंगे वो उसने प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र करने हैं 18th अमेंडमेंट के बाद। और उस जो है फिर होगा क्या, जब जो सूबों के अखराजात हैं उनके पास जो हैं उनके एक्सपेंडिचर जो हैं वो जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रही है उससे पूरे हो रहे होंगे, तो उनके पास अपने टैक्स कलेक्ट करने की कोई इंसेंटिव नहीं है। तो उनकी जो प्रोविंशियल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की एफर्ट्स हैं दे आर लैक लस्टर। ठीक हो गया। फिर हम बात करें जी अगले पॉइंट पे, वो है कि हमारा प्रोसीजर जो है वो भी बड़े कम्बरसम है। एक आम बंदा वो अगर टैक्स देना भी चाहे तो प्रोसीजर इतने लेंथी हैं, इतने ज़्यादा कि वो एक अकलौता बंदा विदाउट टैक्स कोई फर्म को हायर किए बगैर, कोई कुछ किसी से मशवरा, कुछ वकील से मशवरे लिए बगैर या किसी कंसल्टेंट को हायर किए बगैर जनरली इस तरह होता है कि उसको फाइल करना मुश्किल होता है। तो
हमारा कम्बरसम इतना इतना ज़्यादा प्रोसीजर मुश्किल है कि एक जो जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं या जो एक आपकी मार्केट में कोई एक अनपढ़ बंदा बैठा है, एक बिजनेसमैन जिसने कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक, या कोई पढ़ा लिखा भी है तो उसके लिए भी जनरली मुझे नहीं पता कि मैंने अपना टैक्स फाइल किस तरह से कितनी आसानी तरीके से करना है। तो कम्बरसम प्रोसीजर्स जो हैं वो भी एक हिंड्रेंस होती है। फिर एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की बड़ी रीज़न है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ये है कि हमारी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जनरली जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग लिंक विद बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्ड होते हैं, और फिर वो उतनी, ये जो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो उतनी ज़्यादा क्या ऐसे स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। ये थे जी चंद एक मसाइल टैक्स के जिन पे मैंने कहा कि आपसे बात करूं, और इससे जो है वो आपको अब आप इसका वे फॉरवर्ड आपको आसान हो, लिखना आसान है कि आपने जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर को जो है वो करना है, उसको वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा। वे फॉरवर्ड जो है वो आपने इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है। इकॉनमी टू बी डॉक्यूमेंटेड पहला। दूसरा जो है वो आपने क्या करना है कि प्रोसीजर्स इजी बनाने हैं। उसके अलावा जो आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है need to make them more professional। और उसके अलावा हमने क्या करना है कि जो फ्रेगमेंटेड टैक्स सिस्टम है सूबों और सेंटर में, उसको वी हैव टू मेक अ मोर हार्मनाइजेशन उनकी करनी है प्रायर टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन और एन अथॉरिटी, कोई ऐसी अथॉरिटी जिसके अंडर ये दोनों आते हों और उससे जो है उनकी एफर्ट्स स्ट्रीमलाइंस हो जाएं। अथॉरिटी हो एक, इसमें सेंटर के भी हों और इसमें प्रोविंसेस के भी हों और वो स्ट्रीमलाइंड हों और आसान हो। हाँ, उसके अलावा हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है, अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस से जो है वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट डेफिसिट, उसको कम करना है हमने। और फिर हमने क्या करना है कि बस ये कुछ और आप ऐड कर सकते हैं इसमें अपनी तरफ से भी। और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, और वो क्या है कि जनरली जो होता है कि हर एक जो दुनिया में सिस्टम ये है कि जो टैक्स कलेक्शन की जो अथॉरिटीज़ चल रही होती हैं, जैसे एफबीआर है, तो उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो टैक्स कलेक्ट कर रही होती हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम होता है। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे जनरली जो है दुनिया में एवरेज है 5 to 6% ऑफ कलेक्टेड मनी, जितना वो पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें से 5 to 6 उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी टेक्नोलॉजीज़ और जितना भी उनकी ह्यूमन रिसोर्स उस पर डेवलप करने के लिए लगाते हैं। और पाकिस्तान में लेट मी सी अराउंड 0.6% या इस तरह करके एक फिगर है जो कि हम उस पर लगाते हैं। ये जो फिगर है ये आपने मुझे याद दिलाना है कि मैं आपको कंफर्म करके एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कि कितनी पाकिस्तान जो है वो उस पर लगाता है एफबीआर पे। 0.89 अभी आपको बता देता हूँ, 0.89% दुनिया में जो है वो एवरेज 5 to 6। ये आप अपने इसको अपने आर्गूमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ अपने ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी से इनफॉर्मल इकोनॉमी पे थोड़ी सी बात कर लें और फिर हम इस अपने टॉपिक को वाइंड अप करें।
इनफॉर्मल इकॉनमी पे बात थोड़ी सी हम पहले कर चुके और थोड़ी सी हम इस पे और कर लेते हैं। इनफॉर्मल इकॉनमी का मतलब ये कि आपका जो है वो ट्रांसैक्शन, बिजनेस ट्रांसैक्शन जो कि आपकी गवर्नमेंट के रेडार में नहीं आ रही हैं, गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उनकी वजह से जो है वो आपको मैंने फिगर बताई कि हमारी इकॉनमी का अराउंड 35% जो साइज़ है वो इनफॉर्मल है। 35% ऑफ जीडीपी को हमेशा साथ याद रखें, और इसको आसान करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि जब भी जीडीपी एब्सोल्यूट टर्म्स में बात हो तो आप जो उस साल की फ़िगर है जो कि हमारी 299 बिलियन यूएस डॉलर था उसके साथ कंपैरिजन करते जाएं, तो वो आपके लिए वो चीज़ें समझना और उसको उसको टू पुट इन टू द पर्सपेक्टिव वो आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो क्या रीज़न्स हैं इनफॉर्मल इकॉनमी की। पहला तो है कि अ वीक लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। इनफॉर्मल इकॉनमी में ये होता है कि आपको पता होता है फॉर्मल इकॉनमी में, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं, और आपका जो कंट्री की लेबर फोर्स है वो कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉयड है। अगर कोई मज़दूर है तो वो किस दिन, या वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है, किस दिन उसने कितना कमाया, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो अगर हमारी लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक है, कैपेसिटी में भी, स्टाफ स्ट्रेंथ में भी, कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सारा रिकॉर्ड रखें, कि हर एक को रजिस्टर करें और उनको रजिस्टरिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड उनके लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल स्पेलिंग आपने मेरे इग्नोर करने। ठीक हो गया जी। फिर जो है दूसरी क्या रीज़न है, वो रीज़न क्या है कि हमारी लैक ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन भी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और फिर अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसकी कॉस्ट भी है। जैसा कि अगर कोई अपना बिजनेस रजिस्टर करवा रहा है तो उसके लिए उसको बहुत सारी कॉस्ट पे करना पड़ेगी उसको। बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेंगी, उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश करना पड़ेंगे, उसको फिर रेगुलर बेसिस पे उसको दोबारा से उनको डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेंगे हर साल जो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके साथ लिंक्ड हैं, एजुकेशन के साथ। कोई भी बिजनेसमैन जो होगा जिसे लिखना पढ़ना या इन इकोनॉमिक्स का नहीं पता होगा तो वो ऑब्वियसली जो है वो ट्राई करेगा कि इस सारी हैसल से बचे, वो अपने बिज़नेस को उन मामलात में लाए ही ना जहाँ पे उसे बार बार जो है वो कोई चीज़ जो है वो हर साल उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने गवर्नमेंट को अपने जो उसने कितनी कमाया, कितना उसने खर्च किया, किस किस ने उससे क्या ख़रीदा, उस जो लोगों को उसने बेचा उसने कहाँ से ख़रीदा, इस सारी की रिकॉर्ड कीपिंग, और उस सारा, और फिर सिर्फ उस रिकॉर्ड कीपिंग नहीं उसके साथ उसे उस पर जो है वो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का जो लिंक्ड है वो आपकी लैक ऑफ एजुकेशन से है। फिर एक कल्चरल रेजिस्टेंस भी है कि हमारी ये हैबिट है कि हम एज अ नेशन जो है वो हम रिकॉर्ड कीपिंग में जो है कल्चरल रेजिस्टेंस है। जनरली हमें अच्छा नहीं लगता कि सारी चीज़ें संभाल के रखें, हम अपनी डिग्री संभाल के नहीं रखते हैं जो हम अपने यूथ हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो हमारी एक कल्चरल में है, हमारे कल्चर जो है वो हमारा कल्चर डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि एक सिविक सेंस की टर्म यूज़ होती है कि हमने, हमारी सोसाइटी ने वो एक सिविक सेंस नहीं डेवलप की है। गवर्नमेंट कोई अगर फैसिलिटीज़ दे भी देती है वाटर की, हेल्थ की, तो हम उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह जो है वो कल्चरल हमने वो हैबिट डेवलप नहीं की रिकॉर्ड कीपिंग की, तो ये हमारा एक मसला है। फिर डिसट्रस्ट है, ये मैंने अपने उसमें पहले भी बात की कि टैक्स सिस्टम में कि हमारा जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन और जो बिजनेसमैन हैं उनमें डिस्ट्रस्ट है। लोगों को पता नहीं है कि उनके पैसे जो होंगे वो सही तरह पे लगेंगे भी या नहीं लगेंगे। फिर डिस्ट्रस्ट ये है कि जो गवर्नमेंट है वो हमसे कलेक्ट कर रही है, लेकिन वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे तो कलेक्ट नहीं कर रही। तो ये जो डिस्ट्रस्ट होता है ये फिर बहुत सारे लोगों को और ज़्यादा खींचता है
इस टैक्स या अपने रिकॉर्ड कीपिंग को इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने से दूर करता है। तो डिस्ट्रस्ट है। फिर पॉलिटिकल विल भी है कि हमारे जो अपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, पॉलिटिकल विल एंड डिज़ायर टू मेंटेन स्टेटस को। अगर जैसे अभी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि जो रिटेलर्स हैं उन पे, अभी तो रिटेलर पे उन्होंने वो एक उनके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक और सिस्टम लाया कि हर एक जो रिटेलर या होगा, क्या उसे कहते हैं, क्या टर्म यूज होती है, खैर उसके लिए जो है ना उन्होंने एक स्पेसिफिक डिवाइस है जो कि वहाँ पे पड़ी होगी हर एक रिटेलर के पास। उससे पहले जो जब गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया था कि कोई भी बिजनेसमैन जो है जब 50,000 से ज़्यादा की ट्रांसैक्शन करेगा तो उसके लिए जो कस्टमर होगा उसके आईडी कार्ड की कॉपी लेना ज़रूरी होगी। तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, और उस प्रोटेस्ट के बाद जब वो बिजनेसमैन ने जो है वो गवर्नमेंट से मुलाकातें भी की, और उसके बाद अगेन वो का मामला ठंडा पड़ गया। मतलब ये कि पॉलिटिकल विल नहीं थी। अगर वो होता, उसको फॉर्मलाइज इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की उतनी ज़्यादा उनमें वो प्रेशर बर्दाश्त करने की विल होती, तो वो बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता। तो हमारे पॉलिटिकल विल और कंसेंसस का बड़ा इशू है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो अभी तक इनफॉर्मल क्यों है। अभी हम इसको किस पिछली 2-3 पॉइंट आपको वे फॉरवर्ड के बता देता हूँ। उसके बाद हम इन्फ्लेशन के इशू को आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हम किसी और दिन ट्राई करेंगे कि उस इशू को डिस्कस करें, ऑल्दो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीटीआई की परफॉर्मेंस अगर वो अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टेबलाइज करने की बात करती है तो उन पर सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये होती है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया। तो उनसे क्यों कंट्रोल नहीं हुई या कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, तो वो हम आज डिस्कस नहीं कर सकेंगे, वो हम किसी और दिन करेंगे। वे फॉरवर्ड जो है सबसे पहले तो हमने ट्राई करना है कि जो फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो सेगमेंट बाय सेगमेंट हो, सेक्टर स्पेसिफिक हो। फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सेक्टर स्पेसिफिक हो, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वो स्टेप बाय स्टेप करे गवर्नमेंट। सबसे पहले अगर उसने किसी एक सेक्टर को फॉर्मलाइज करना है, जैसे वो कहे कि मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको फॉर्मलाइज करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है उसकी इकॉनमी को, तो उस पर जोर दे। उसके बाद ऑटोमोबाइल आ गई, उसके बाद जितने भी ये ग्रॉसरी स्टोर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, हर एक की ना गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि सेक्टर स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप फेज़ बाय फेज़ ट्राई करे। और जैसा कि दुनिया ने किया, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि मैं जो है वो महाराष्ट्र की जो ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन है उसको पहले करूँगा, डॉक्यूमेंट करूँगा, फॉर्मलाइज करूँगा। और उसको उनको उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इस तरह बांग्लादेश ने क्या किया, नेपाल, बांग्लादेश, इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फॉर्मलाइज किया। एक सेक्टर स्पेसिफिक हो के उन्होंने उस पर जोर दिया। नेपाल, बांग्लादेश, इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्शन को फॉर्मलाइज किया। इस तरह जो है वो हमारा जो फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कॉन्टेक्ट से जो है वो हमें होगी, पहला पॉइंट हमें। दूसरा ये कि हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। लेजिस्लेशन के लिए हमें चाहिए पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल के लिए हमें चाहिए कंसेंसस, वो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर जो है वो इंसेंटिव्स दे, प्रोविजन गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें कहे कि जो बंदा जो है वो पहली बार, कुछ भी इंसेंटिव्स हो सकते हैं कि जो बंदा पहली बार कोई भी अपना बिजनेस जो है उसको फॉर्मलाइज करेगा, उसको इतने सालों के लिए टैक्स ब्रेक होगी, वो इतने साल। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है कि फाटा जो है उसको जब मर्ज किया गया तो उसमें जो
बिजनेसमैन हैं उनको अराउंड मेरे ख्याल में 10 इयर्स के लिए टैक्स ब्रेक हैं, वो कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इस तरह के इंसेंटिव जो हैं वो हम किसी भी एक ख़ास इंडस्ट्री के लिए उनको फॉर्मलाइजेशन के लिए हम दे सकते हैं। उसके अलावा फिर और भी अगर कोई टैक्स जो है वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को फॉर्मलाइज करेगा तो उसको उसके बदले कुछ और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सकती है। उसको गवर्नमेंट जो उसकी बोरोइंग होती है, उसने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बैंकों से लोन लेना होता है, तो गवर्नमेंट उसमें उसको प्रायोरिटाइज कर सकती है। इस तरह करके बहुत सारे जो इंसेंटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट दे सकती है। फिर ओवरसाइट, हमें ओवरसाइट जो है हमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अच्छा करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, वगैरह वगैरह और वगैरह वगैरह आप उसमें लिख सकते हैं। और फिर आप इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स करना है, कम्बरसम प्रोसेस नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन एटसेट्रा। हाँ, उसके अलावा फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ाना है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, कि जितनी ज़्यादा आपके मुल्क में प्रोडक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी, उतनी ज़्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी, उतना ज़्यादा लोग टैक्स दे पाएंगे। तो और फिर जब उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी तो फिर गवर्नमेंट जब उनको इंसेंटिव दे रही होगी कि आप इसको आप फॉर्मलाइज भी कर लें, तो फिर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो हमें ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने के साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने की बात करनी है। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है कवर करें, और होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अभी हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को क्विकली एड्रेस करें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। आप हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद मैं हर एक को बता दूंगा कौन क्वेश्चन करेगा। ठीक हो गया जी। किसी को आप कोई क्वेश्चन हैं, कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो मैं अभी कर दूंगा आपके लिए, आप हाथ खड़ा करें। अरसलान। सर वैसे ही थक गए हैं अब सारे। कोई सर बात नहीं। आपने एक फिगर बताई थी FBR के लिए 0.89%, जी जी, ये किसके लिए है? ये होता है, मैंने बताया था कि दुनिया में जो टैक्स की अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो टैक्स कलेक्ट कर रही होती हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए जो अखराजात किए जाते हैं, वो जनरली जो वो टैक्स कलेक्ट कर रही होती हैं, जितना उनका रेवेन्यू वो कलेक्ट करती हैं उसका 5 to 6% होता है, लेकिन FBR पे 0.89% जो है वो खर्च होता है। कुदरतुल्लाह कमर। सर आपने वो एक जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन की सर बात की थी, वो सर कोई नहीं पल्ले पड़ी बात। मैं दोबारा से बात कर देता हूँ उस पर। अच्छा एक मिनट, मैं वो उसके लिए मुझे स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा उनको वो मैं आखिर में आपको एड्रेस कर देता हूँ। कोई फाद तारिक आपका क्वेश्चन है? सर ये ना सिंपल सा ओवरव्यू दे दें इसके डिफरेंस का, ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का, इनकी जो पॉलिसी। एक मिनट, मैं ये बात करनी मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, और कोई? अच्छा ठीक हो गया फाद, मैं आपको बताता हूँ आपको। सना आपका कोई क्वेश्चन है, बता दें। सर जो बूम एंड बस्ट साइकिल की आपने बात की थी ना, उसमें कि मतलब जैसे अगर एक साल अगर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स थे वो मुझे समझ नहीं आए जो आपने बताए थे। बात कर देता हूँ। आयशा इफ्तिखार आप भी बता दें क्या क्वेश्चन है आपका। आयशा इफ्तिखार। जी सर, एक तो मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी का पूछना था कि इकोनॉमी जो है उसको हम कैसे
करते हैं तो हमें इशू आता है। और एक पूछना था कि सर आपने कहा था कि जब हमारी ग्रोथ बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, तो सर जब ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी अगर इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ रही हैं, तो फिर कैसे इफेक्ट होगी कि हमारी ग्रोथ बढ़ रही है इकोनॉमी की लेकिन उसके बावजूद हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए IMF की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ रहा है और फिर उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है अपनी ग्रोथ को। ठीक होगा। सबसे पहले आयशा के क्वेश्चन को मुझे वो बोर्ड पे नहीं जाना पड़ेगा तो मैं समझा देता हूँ कि इम्पोर्ट लेड इकॉनमी जो है वो जब हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो जनरली स्टेगनेट हैं, वो उतनी दे आर नॉट ग्रोइंग ऑन दैट पेस जिस पेस के साथ हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। इंपोर्ट्स हमारी 40 बिलियन US डॉलर और एक्सपोर्ट्स जो है हमारी वो 21 बिलियन US डॉलर और बहुत सालों से स्टेगनेट है। बहुत सालों से स्टेगनेट का मैं आपको इधर एग्जांपल दे देता हूँ। लेट मी कुछ आपको स्टैट कोट करता हूँ जी कि 2018-2019 में जो है 2018 से 19 वाला जो फिस्कल ईयर था उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 20.1 बिलियन US डॉलर। 2019 से 20 वाला जो फिस्कल ईयर था उसमें 19.7 बिलियन US डॉलर और फिर फिस्कल ईयर 21 में 21 बिलियन US डॉलर। तो देख रहे हैं कि बहुत मिनिमल सा फ़र्क 19-20 के गिर्द घूम रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं और इंपोर्ट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसी वजह से फिर मसाइल आते हैं। और इसी से लिंक्ड है वो मैं आपको लिंक करता हूँ उधर बूम एंड बस साइकिल। सना आपका कोई और क्वेश्चन है बताएं। सना दो हैं। सना जिसने पहला क्वेश्चन नहीं किया वो क्वेश्चन करें। नहीं सर सर एक वो मेरा मेरा वो ही था, हैंड वो नहीं किया था डाउन। अच्छा ठीक है, एक सना का क्वेश्चन रहता है अभी। सना बोलें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि जो हम लोग बैंक के ज़रिए जो बैंक में हम लोग रकम वगैरह जमा कराते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो डायरेक्ट में आएंगे या इनडायरेक्ट में? क्योंकि आपने कहा ना कि 500 हम लोगों की जो इनकम वगैरह होती है उसके 5 लाख उस हिसाब से लगता है। और दूसरा ये पूछना था कि हम लोगों के वैसे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ना टैक्सेस के कुछ दिन पहले पता करने आए हुए थे टैक्सेस के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है और वो सब कुछ, तो वो जो टैक्स आता है वो किस में लगता है? और एक और क्वेश्चन सर, जो फेडरल जो कलेक्शन करती है तो वो 57.5% उन्हें जो है ना प्रोवेंशन को देना पड़ता है, तो उनके इतनी ज़्यादा उनकी अपनी कलेक्शन हो जाती है कि वो प्रोवेंशनल जो भी उनके अखराजात वगैरह होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये ठीक हो गया। सबसे पहले आपने बात की कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो प्रोविंस कलेक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात आपने की कि जो बैंक में जब आप पैसे जमा करवाते हैं तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है। कि बैंक पे जब आप ट्रांसैक्शंस करते हैं, कोई भी ट्रांसैक्शंस करेंगे तो उसके लिए सब के लिए एक स्पेसिफिक टैक्स लगेगा। और कोई भी टैक्स जो है जब सब पे लगता है विदाउट एनी डिफरेंस के वो कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। और तीसरी आपने बात की कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो उन्हें देते हैं, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक NFC जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रोविंसेस को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जितने टैक्स कलेक्ट करेगी उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो जाएगा उसको प्रोविंसेस को जाएगा। और 18th अमेंडमेंट के बाद वो जो पार्ट था वो 57.5% फिक्स हुआ। तो गवर्नमेंट जो है वो जितने मर्जी कलेक्ट करे, कम करे, ज़्यादा करे, उनके अपने अखराजात पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, उन्होंने पैसे कलेक्ट करने ही करने। और हमने जो है ये 18th अमेंडमेंट में बात करनी है कि उनके जो है वो एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि उनके जो बड़े मेजर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनको देना पड़ते हैं। उन मेजर एक्सपेंडिचर्स में सबसे पहले जो है वो डेट सर्विसिंग है कि जो आपने कर्ज़ा लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट और फिर वो कर्ज़ा आपने वापस करना है, वो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। मिलिट्री का जो बजट है वो फेडरल गवर्नमेंट से जाता है। उसके अलावा फेडरल अपने उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अखराजात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पूरे कर रही होती है। तो ये हम डिटेल में जो है 18th अमेंडमेंट में भी बात करेंगे। पॉलिटिकल इकॉनमी की बात की गई, आयशा ने क्वेश्चन किया था इंपोर्ट लेड इकॉनमी का, उसमें मैंने बता दिया कि इंपोर्ट लेड जो है नहीं सना खैर जिसका इंपोर्ट लेड इकॉनमी का आपने कहा था कि इंपोर्ट जब बढ़ती है तो एक्सपोर्ट भी तो बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती हैं। एक्सपोर्ट स्टैग्नेट है हमारी काफ़ी सालों से।
और जब इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, वो सारे जो हैं वो बढ़ते हैं हमारे, और उससे जो है वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। और इसी से मैं आपको लिंक करता हूँ अपना बूम एंड बस्ट साइकिल वाला कॉन्सेप्ट। और एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। ठीक हो गया। बूम एंड बस्ट साइकिल। वो क्या है कि जब हम अपनी इकॉनमी को एक ग्रोथ पे लेके चले जाते हैं, जनरली हमारी इकॉनमी 5 to 6% जो है वो, जब जैसे 2017-18 में 5 पॉइंट समथिंग थी उसकी ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ थी। फिर क्या होता है, ये इकॉनमी जब इतनी ग्रोथ होगी और हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं, मोर एक्सपोर्ट्स, लेस एक्सपोर्ट्स, और इससे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, साथ ही गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन बढ़ेगी गवर्नमेंट की। अच्छा, जब ये करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट बढ़ता है तो उसका जो है वो इफ़ेक्ट आपका पड़ता है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं और उससे जो है वो आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, करेंसी डी वैल्यू होती है तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। जब ये सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जब मतलब करेंसी डी वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपका $1 के इवेज अगर आपका रुपया पहले ₹150 का है तो वो डी वैल्यू होकर वो ₹155 पे चला जाएगा, 160 पे चला जाएगा। तो करेंसी की जब डी वैल्यू होती है, इसका मतलब ये कि एक चीज़ जो है वो जब पहले आपको ₹150 की पड़ रही थी, अब उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको ₹155 देना पड़ेंगे, और ₹155 देना पड़ेंगे, इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन बढ़ी है। और इस तरह करके ये जो आपका स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं आपकी इकॉनमी के, उस वजह से क्या होता है कि एक जो आपका बूम आया होता है, इसे बूम कहते हैं आपकी इकॉनमी में, उसको ये डेफिसिट को जो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना पड़ती हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो हैं वो जनरली आईएमएफ के प्रोग्राम, लोन लेना पड़ता है उसे, और उससे क्या होता है, लोन जब आएगा आईएमएफ अपनी कंडीशनैलिटीज़ लाएगा, कंडीशंस होंगी। उसकी कंडीशंस क्या होंगी, उसकी कंडीशंस होंगी कि आपने जो है वो सब्सिडीज़ नहीं देनी है, टैरिफ बढ़ा देने हैं आपने, करेंसी डीवैल्यू करनी है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है मोर। और ये सारी, इससे क्या होगा, लो ग्रोथ। ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ भी कहते हैं, तो मैं दोबारा से उस पर भी बात करूँगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि बस्ट, लो ग्रोथ, और जब लो ग्रोथ होगी तो वो बस्ट साइकिल होगा। पहले जो बूम था एक पॉइंट पे, जब आपकी ग्रोथ 5-6% पे चली गई थी, वो बस्ट होके 1-2-3% पे आ गई, जैसा कि पीटीआई के इनिशियल 1-2 ईयर्स में हुआ। तो 2017-18 में जो था वो बूम चल रहा था, 5-6 जो थी हमारी ग्रोथ थी, बूम। गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में गई, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम विद IMF, बस्ट हुआ, और हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली गई, 1-2%। ये है हमारा बूम एंड बस्ट का साइकिल।
फिर हम बात कर लेते हैं कि कंट्रैक्शनरी पॉलिसी पे उन्होंने कहा था बात करनी है, और ग्रोथ और कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज, ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। ये मैंने वैसे बात कर ली है ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे, एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, भी थक गए यार वैसे बोल के। मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी का ताल्लुक जो है वो आपकी मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसकी बैक पे हो रही होगी, इंपोर्ट लेड इकोनॉमी पे। और उसका जो है वो अगला साइकिल मैंने आपको बता दिया कि उस जो है उसकी वजह से आपका ग्रोथ और इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, और वो सारा मैंने पहले बताया, और उससे इन्फ्लेशन होगा। ये लिंक मैंने पहले अभी 1 सेकंड पहले बताया। फिर आपने कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज पे मैं एक बार छोटी सी तो यहाँ पे एक पॉइंट है सर, काइंडली एक मिनट जी बताएं। सही, जो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है सर, अगर हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो भी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होती है। जी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स उसी वक्त ज़्यादा होती हैं जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी इकॉनमी को ग्रोथ लेड इकॉनमी की तरफ लेके जाती है। जैसा कि अभी 2021 अभी जो बजट गवर्नमेंट ने दिया था, तो उसने कहा था दिस बजट विल बी द ग्रोथ लेड बजट। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करेगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करे कंट्री में। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए वो अपना क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे, और साथ जो है अपनी आपकी जो इकॉनमी है उसमें, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स आएंगी, लेस एक्सपोर्ट्स होंगी। ठीक हो गया? ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट तो इन्फ्लेशन बढ़ती है या ज़्यादा होती है? इंटरेस्ट रेट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो उनका क्वेश्चन था। मैं इकोनॉमी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बात कर लूँ जल्दी से। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, इसका मतलब गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना है? ताकि जो है वो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर आ रहा है उसको कम किया जा सके, एक रीज़न। और दूसरा जो वो स्ट्रक्चरल मैंने इश्यूज बताए आपको, वो कैड, फिस्कल डेफिसिट और वो सारे, उनको अब होता क्या है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो होता है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करती है, मोर इंटरेस्ट रेट। मोर इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब ज़्यादा करेगा, इसका मतलब ये कि कोई भी इन्वेस्टर जो है जब बैंक को अप्रोच करेगा कोई भी पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, उसको ज़्यादा पैसे वापस करना पड़ेंगे, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा। अगर 14% इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये कि उसे 114 वापस करना पड़ेंगे। अगर इंटरेस्ट हो 8%, इसका मतलब ये कि उसे 108 वापस करना पड़ेंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टर के पास इंसेंटिव्स कम होता है, लेस इंसेंटिव कि वो बैंक को अप्रोच करें, इन्वेस्टमेंट लें, लोन लें, और उसको मार्केट में लगाएं। एक जो है, जैसा कि आप बड़ी सिंपल सा आप सेल पे देख लेना, किसी भी ब्रांड में जब सेल लगी होती है तो आप जो है, अगर आपको अक्सर ज़रूरत नहीं भी होती तो आप कहते हो कि यार अभी ले लेता हूँ, सस्ते में मिल रही है, और जब महंगे में मिलेगी फिर नहीं लेना पड़ेगी। तो इसी तरह जब ये इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उस तरह फिर जो है वो फ्लो मनी जो है वो मार्केट में ज़्यादा आती है इन्वेस्टमेंट की सूरत में, और उससे जो है वो ग्रोथ भी होती है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है।
ठीक हो गया जी, ये था कॉन्ट्रैक्शनरी, और इसी तरह उसको आप अपोजिट करेंगे तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हो जाएंगी। ये ट्राई किया कि मैंने आपको जितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनको जितना आसानी और आसान और सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं, मैंने ट्राई किया समझाऊं। लेकिन अभी आपको इसमें और बहुत सारी रीडिंग्स करना पड़ेंगी मुझे लगता है। कुछ आपके क्वेश्चंस एड्रेस हो गए होंगे, कुछ आपको अभी और करना पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम एड्रेस कर लेंगे। क्विकली हम 2 क्वेश्चंस लेंगे, सफूरा ज़िया और इकरा बशीर के। सफूरा, आप पहले बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको ठीक से? जी आ रही है। ओके, मेरा ये क्वेश्चन था, एक अभी जीडीपी की आपने बात की तो आई थॉट कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स लाइक हाउसेस और लैंड है ये भी जीडीपी में इंक्लूड होंगे? नहीं, जीडीपी में वो चीज़ें रिड्यूस होती हैं जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या आपका कंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक साल में, उस साल की जितनी वैल्यू या जितनी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी उन गुड्स और सर्विसेज की वजह से प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। ओके, मतलब ये उसमें फिर इंक्लूड नहीं करेंगे हम? नहीं। थैंक यू सर। यानी कि इकरा बशीर आपका इकरा बशीर का क्वेश्चन है। हाँ सर, मैंने ये कहना था कि कोविड-19 से रिलेट करके अगर इकोनॉमी का ओवरव्यू आप नेक्स्ट क्लास में या जब भी टाइम हो तो दे दें। 2.5 घंटे बल्कि उससे भी ज़्यादा की आज क्लास होगी। मैं ट्राई करूँगा कि आपको कोविड से रिलेटेड कोविड पे हमारा किस एरिया में ज़्यादा इफेक्ट रहा है और इस तरह से जी कौन कौन सी एरियाज पे कोविड-19 ने ज़्यादा फर्क डाला? मैं ट्राई करूँगा कि जब हम कोविड पे बात करेंगे तो साथ उससे इकोनॉमी पे भी बात करें। हाँ ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हो सना जी बात करें। सर, यानी कि ये जो सर ये जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज होती हैं, यानी कि ये एक स्टेट तब अडॉप्ट करती है जब वो सर्कुलर डेब्ट के अंदर आ जाती है, वो तभी ये करेगी क्योंकि वो जब वो यानी कि आईएमएफ से लोन वगैरह लेगी या वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, तब उस स्टेट को जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि खुद से तो कोई भी स्टेट जो है वो ऐसा तो नहीं चाहेगी कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो ले डाउन करे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट पे प्रेशर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन से प्रेशर आते हैं, कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है आप जो चीज़ें इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास उस इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो कंट्री में पैसे कम आ रहे हैं, डॉलर्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे कहते हैं। तो ये जब मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में, जिन में मैंने बात की, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और की ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, तो उसके बाद जो है फिर गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए करना पड़ती हैं। सैल रज़ा, आखिरी क्वेश्चन। थोड़ा आपकी आवाज़ कट रही है, कोई आप नहीं समझ आया आपने? अभी नहीं आ रही है। अभी आई आवाज़ बेहतर हुई है, लेकिन अब भी कट रही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शनरी जो पॉलिसी है उससे ये मुराद हम लें कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे जो हैं वो कम होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ताकि एक तो लोग वहां से बैंकिंग से पैसा ले ना सके, और दूसरा ये है कुछ लोग जो है वो बैंकिंग में सिर्फ इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि पैसा जो है वहां पर रख सके और उससे सिर्फ इंटरेस्ट ले सकें। तो इंटरेस्ट बढ़ाने से लोगों को ये भी होता है कि अगर हम 100 रुपये गवर्नमेंट को देंगे तो हमें 114 या 115 जितना भी है इंटरेस्ट से ज्यादा वापस मिलेंगे। तो इसलिए होता है गवर्नमेंट के पास पैसे जमा हो जाते हैं, जैसा कि बॉन्ड्स के सिस्टम में भी करती है गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू कर देती है और पैसा जो है अपने पास जमा कर लेती है। क्या यही है इससे मुराद भाई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी भैया, आपने बिल्कुल एक आपने पॉइंट अच्छा ऐड किया कि जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट ले आती है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करती है, तो लोग जो अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं उनके पास इंसेंटिव होता है
कि मार्केट में लगाने जी से बिल्कुल। बेहतर ये है कि वो बैंक में पैसा दे दें। तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक जो मार्केट में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो सर्कुलेशन थी, गवर्नमेंट ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करके बैंक में रख दिया। ठीक हो गया, ये आपके लिए तो कॉन्सेप्ट। इसी तरह बाउंड का सिस्टम भी यही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉन्ड भी इसी तरह होता है। एक तो ये चीज़ आपको जी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा आपने बात की कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने पैसा कमाना होता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो पैसा कमाती है वो कमाती है जो रेवेन्यूज़ के उसके सोर्सेज हैं, जो कि हमने बात की कि टैक्सेस वगैरह और नहीं, ये मैंने चीज़ें कमाने का जो नहीं कहा, मैंने कहा कि वो अपने रिजर्व्स को मेंटेन करना चाह रही होती है। काइंड ऑफ। लेकिन जो जनरली कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ जो हैं वो मैंने आपको बताया कि जब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है उस वक्त जनरली गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी प्यारे भाइयों। और अभी हमने काफ़ी लंबी सर और उस क्वेश्चन किसी का थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और मुझे उम्मीद है कि आप आज के लेक्चर के बाद जो आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होंगे, अगर वो उन्हें पहले आप थोड़ा सा जानते होंगे, पहले एक मीडियम लेवल पे होगा, तो शायद इससे थोड़ा सा 10-20% आपके नॉलेज में इजाफा हो गया हो। आपको मसाइल जो हैं इकोनॉमी के बेहतर तरीके से समझ आ गए हों। पहले हम बाकी सिर्फ दहशतगर्दी को डालते हैं। जी सहेल, आपकी आवाज़ नहीं आई। पहले हमारे पास जो ये प्रॉब्लम पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम था ना, वो सिर्फ टेररिज्म था। ये मेरा कोशिश है कि बहुत सारे मसाइल जो हैं पाकिस्तान के आपको बता बता के डिप्रेशन में ले जाऊँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बात करते रहेंगे बहुत आगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।